हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। 10 मिनट्स जीके की चर्चा में आज हमारा विषय है आर्टिकल 13। तो क्या है आर्टिकल 13? ये फंडामेंटल राइट्स यानी संविधान के भाग 3 का जो है अंतर्गत आता है। इससे पहले हम भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा सा परिचय कर चुके हैं। पहला जो आर्टिकल है वो 12 है, अंतिम जो आर्टिकल है वो 35 है। 12 में राज्य की परिभाषा थी। 13 आर्टिकल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट का क्या अर्थ है कि ये एक इस प्रकार का आर्टिकल है जो कि आगे संविधान में हम अलग अलग अनुच्छेद करेंगे तो वहाँ बारंबार उसकी चर्चा होगी और बहुत ही गहरा अर्थ वाला और बहुत जिसको दीर्घकालीन निहितार्थों वाला आर्टिकल माना जाता है। तो एक एक करके समझने का प्रयास करते क्या है। तो आर्टिकल 13 का जो टाइटल ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स को विभिन्न प्रकार की विधियों से बचाने वाला ये आर्टिकल है। मतलब मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में भाग 3 में दिए हुए हैं उनका कोई जो है उन पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आघात ना पहुंचे, उसको सेफगार्ड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 13 लिया गया है। तो आर्टिकल 13 ये साथ में ये भी दर्शाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार निहित हैं वो इतने महत्वपूर्ण है कि बाद में कोई भी प्रकार की विधि आती है या उससे पहले कोई विधि आती है उन सबसे इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि आर्टिकल 13 जो है वो फंडामेंटल राइट्स का एक तरह का सेफ गार्ड है, मतलब वो उनको सुरक्षित रखता है। तो यही कारण रहा है जिसके पीछे हमने आर्टिकल 13 को फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत लाया है। अब अगर हम मोटे रूप में समझे तो आर्टिकल 13 जो है वो 13 वो 4 भागों में बटा। आर्टिकल 13(1), 13(2), 13(3), 13(4). 13(1) ये बोलता है कि संविधान के प्रवृत्त होने के पहले की जो विधियां हैं वो फंडामेंटल राइट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स को आने वाले समय में कोई भी ऐसी विधि नहीं होगी जो संसद बनाएगी जो उनको नुकसान पहुंचाएगी। इसमें जुडिशियल रिव्यू भी आता है। आर्टिकल 13(3) में कहा गया है कि विधि के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती, किस किस तरह के विधान, किस किस तरह के कानून आते हैं। आर्टिकल 13(4) ये कहता है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 जो हैं वो पृथक हैं। तो ये जो है 4 इसके भाग माने जाते हैं। अब सबसे पहले हम आर्टिकल 13(1) की बात करें। आर्टिकल 13(1) ये कहता है कि संविधान के बनने से पहले अगर कोई इस प्रकार का कानून प्रवृत्त है या एनफोर्सिबल है जो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है, उसके इनकंसिस्टेंट है, उससे असंगत है, उसके कॉन्ट्रारी है, तो वो समाप्त माना जाएगा, यानी वो अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो आर्टिकल 13(1) की जब भी बात आए तो आप ये समझना संविधान बनने से पहले, यानी अंग्रेजों के समय का कोई कानून हो या और भी तरह के कानून हो जो 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे देश में लागू होते थे। अब ये आर्टिकल जो 13(1) है इसके अंदर कई संवैधानिक डॉक्ट्राइन है, यानी कई संवैधानिक सिद्धांत हैं। इसको अगर हम संक्षेप में करें तो 13(1) के अंदर 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी भी कहा जाता है, यानी पृथक्करणीयता का सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स यानी ग्रहण का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर यानी अधित्याग का सिद्धांत। तो सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या, जो आर्टिकल 13(1) से संबंधित है। ये पृथक करने का सिद्धांत ये बोलता है कि अगर पहले कोई ऐसा कानून है और वो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, यानी उससे कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो उतना ही भाग उससे समाप्त हो जाएगा जितना उन दोनों में असंगतता है। मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी विद द फंडामेंटल राइट्स, यानी जितना भाग, मतलब अगर किसी पहले के कानून के 100 यूनिट अगर माने जाएं और उसके 25 यूनिट जो है फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध हैं, तो 75 भाग बच जाएगा और 25 भाग जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की जो पृथक्करणीयता है वो ये सिद्धांत स्थापित करता है, यानी पहले का पूरा कानून समाप्त नहीं होगा, केवल उसका वही भाग समाप्त होगा जो कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध में होगा। तो ये पृथक करने का सिद्धांत है। इसमें 2 बातें और आपको समझनी पड़ेगी। पहला ये कि वही भाग समाप्त माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा या शून्य माना जाएगा कानून का जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। तो इसका क्या आशय है कि पहले तो ऐसा भी कानून होना चाहिए जो कि हम बांट सकें। अगर वो कानून बंट रहा नहीं है, यानी वो सेपरेबिलिटी उस पर अप्लाई नहीं हो रही है, तो पूरा का पूरा कानून समाप्त हो जाएगा। दूसरा, ये जो कानून है, ये जो आर्टिकल 13 है, ये किसी भी तरह से बैकडेट से इफेक्टिव नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव यानी भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता। तो 2 बातों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहलाता है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है इस संबंध में आर्टिकल 13(1) से, उसे आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। आच्छादन का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि ये लगभग सेवरेबिलिटी से मिलता जुलता है कि जिस तरह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, लूनर और सोलर एक्लिप्स होते हैं और शेडो में एक ग्रह दूसरे के
पीछे चला जाता है, लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। वैसे ही फंडामेंटल राइट्स अगर किसी पूर्व की विधि के यानी पहले की किसी कानून के ऊपर आ जाता है तो वो जो कानून होगा वो अप्रभावी हो जाएगा। लेकिन अगर बाद में कोई मौलिक अधिकारों में परिवर्तन होता है तो पुनः वो जो है प्रवृत्त हो जाएगा, एनफोर्सेबल हो जाएगा वो पार्ट जो इनकंसिस्टेंट था। इसके लिए विधानमंडल को किसी भी प्रकार का नया कानून पास नहीं करना पड़ेगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहलाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स से संबंधित कई कानून है जो आप जो है स्लाइड में देख रहे हैं। तीसरा जो एक और सिद्धांत इससे जुड़ा उसको डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर कहा जाता है, अधित्याग का सिद्धांत। ये अमेरिका में चलता है। उसमें ये कहा गया कि कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का परित्याग नहीं कर सकता स्वेच्छा से। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि कोई फंडामेंटल राइट्स बना हुआ है और उसका कुछ भाग एक कोई नागरिक बोले कि मैं लेना नहीं चाहता, वो सिद्धांत भी हमारे देश में लागू नहीं होता। क्योंकि जब कानून बना, जब हमारा संविधान बना, बहुत सी जनसंख्या, अधिसंख्य जनसंख्या भारत की इलिटरेट थी, तो हो सकता है उसके साथ कुछ जो है मैनिपुलेशन हो जाए। इसलिए इसको हमने मद्देनजर रखते हुए 3 सिद्धांत जो है इसके अंतर्गत हमने ग्रहण किए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग वर्डिक्ट में हमारे सामने आए और केसेस जो मैंने आपको उल्लेख किए। तो ये रहा पहला पार्ट, आर्टिकल 13(1). दूसरा जो पार्ट है वो आर्टिकल 13(2) कहलाता है, जो कहता है कि संविधान बनने के बाद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनेगा। देखिए आप एक बात समझिए, हमारे देश में कानून कौन बनाता है? विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल से संसद कहा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। प्रांतीय विधानमंडल जिसे सामान्य रूप से विधानसभा कहा जाता है। तो ये जो निकाय हैं जहां हमारे लोक प्रतिनिधि जाते हैं, ये लोगों के प्रतिनिधि, इसलिए लोगों के हित में जो है वो कानून बनाते हैं। लेकिन ऐसा विधायन नहीं होना चाहिए बाद के समय में भी, संविधान बनने के बाद में भी, जो कि फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच करे, फंडामेंटल राइट के को वायलेट करे। अगर ऐसा होगा तो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा उसको जो है नल एंड वॉइड घोषित किया जाता है, शून्य घोषित किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू पे हम अलग से चर्चा करेंगे। अब आर्टिकल 13(3) क्या कहता है? आर्टिकल 13(3) कहता है कि विधि के अंदर आखिरकार आता क्या? बार बार हम कह रहे हैं ऐसा कानून वैसा कानून, आखिरकार ये कानून, लॉ, विधि है क्या? तो विधि की जो है इसमें पूरी परिभाषा दी गई है। विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधि, कार्यपालिका द्वारा बनाई गई विधि जिसको प्रायोजित विधि भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ कस्टम्स भी हैं। इसके अलावा ऑर्डिनेंस आते हैं, रूल्स आते हैं, रेगुलेशन आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं। कुछ ऐसी रूढ़ियां व प्रथाएं हैं जो कि कानून के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो कानून जैसा ही स्थान रखती है। वो सारी चीजें इस विधि के अंतर आती है। तो विधि का जो डेफिनेशन है लॉ की, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल यही दी गई है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, सबसे ऊपर विधि जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके नीचे एक्ट आएगा, एक्ट के नीचे रूल्स आएंगे, रूल्स के नीचे नियम आएंगे, नियम के नीचे ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर के नीचे अलग अलग तरह के जो कानून या स्टैट्यूट्स आते हैं वो उसके अंतर्गत आएंगे। तो उसकी परिभाषा आर्टिकल 13(3) में दे रखी है। अगला जो टॉपिक है वो है आर्टिकल 13(4). आर्टिकल 13(4) जो है ये लंबे विवादों में फंसा रहा। ये दरअसल लड़ाई जो है, मैंने जैसे आपको बताया कि आर्टिकल 13 जो है वो बहुत ही गहरा आर्टिकल है। बहुत गहरे आर्टिकल का क्या मतलब है? हमारे देश के संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि विधानमंडल ज्यादा शक्तिशाली है या सुप्रीम कोर्ट कहाँ ज्यादा शक्तिशाली है। तो दोनों की शक्तियों का जो है हमने कहीं भी जो है स्पष्ट रूप से डिफाइन जो हमने कहीं भी नहीं किया कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो समय समय पर उनमें टसल होता रहता है। तो आर्टिकल 13 में जो कि न्यायपालिका के पास में एक शक्ति है, न्यायपालिका के पास एक तरह की तलवार है कि अगर विधानमंडल कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ करे तो उसको जो है वो रोक सकती है। वैसे ही आर्टिकल 368 विधानमंडल यानी संसद के पास शक्ति है। तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 यानी संविधान संशोधन की शक्ति, जिसके द्वारा संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, तो उन दोनों के बीच की टसल है। तो ये कहानी वैसे तो इस पे अलग से हम बेसिक स्ट्रक्चर पे एक अलग से हम एपिसोड करेंगे, लेकिन अभी आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए, जब भारत को आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने से लेकर 1967 तक जितने भी केसेस आए, चाहे वो शंकरी प्रसाद का केस हो, चाहे सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट का केस हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट हमेशा विधानमंडल के साथ रहा था। क्योंकि वो समय था गोल्डन पीरियड इंडियन इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का, जब हमारे जो स्टेट के ऑर्गन्स थे उनके बीच में बहुत ही कॉन्जेनियल, बहुत ही हार्मोनियस रिलेशन था। तो उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि विधानमंडल जो है वो 368 के तहत जो लॉ बनाएगा, वो आर्टिकल 368 के तहत जो लॉ बनाएगा वो 13 के परव्यू में नहीं आना चाहिए। उसके साथ जो है उसको जो है उस पर जो न्यायिक पुनरीक्षण जो है नहीं किया जा सकता। लेकिन 67 का एक केस आया जिसका कहा जाता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो विधि शब्द का प्रयोग हुआ है आर्टिकल 13 के अंतर्गत, उसमें आर्टिकल 368 भी आता है। यानी संसद की कानून को, संसद की संविधान को परिवर्तित करने की शक्ति उस विधि के अंतर्गत आती है। अतः सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है उस पर प्रश्न उठा सकता है, जुडिशियल रिव्यू उसका
कर सकता है, यानी न्यायिक पुनरीक्षण कर सकता है। अब जब संसद के पास में ये बात गई, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो संविधान में 24वां संशोधन किया गया, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि ये जो पावर जो हमने जो शब्द यूज किया है कि भाई वो आर्टिकल 368 में प्रोसीजर है अमेंडमेंट करने का, उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया और ये कोशिश की गई कि वो आर्टिकल 13 के परव्यू से बाहर रहे। इसके बाद में 1973 का केस जाता है। 1973 में अभी तक का सबसे बड़ा संविधान की बेंच बैठी, जिसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस कहा जाता है। 13 जज इसमें बैठे और जस्टिस सीकरी इसके हेड थे और ननी पालकीवाला ने केशवानंद की तरफ से इसको प्लीड किया था। तो बहुत ही जो लैंडमार्क केस बोला जाता है, इस पे हम अलग से एक और चर्चा कभी करेंगे लैंडमार्क केसेस के ऊपर। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पहले के फैसले हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में जो निर्णय लिए कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 अलग अलग हैं, उसको उन्होंने मान लिया। लेकिन उन्होंने ये माना कि आर्टिकल 368 के तहत अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फ्रेमवर्क में कुछ हमला बोला जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो एक तरह से परोक्ष रूप से ये न्यायपालिका की विजय थी। इसके बाद में इमरजेंसी का काल आया। इमरजेंसी में 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें आर्टिकल 368 के अंदर 3 और 4 पार्ट जोड़े गए और जिसमें ये प्रावधान रखा गया कि ये आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आता है। फिर 1980 का केस आया, इसे मिनर्वा मिल्स केस कहा जाता है, जिसमें जो 42वें संविधान संशोधन में जो परिवर्तन किया गया था उसको जो है वापस नलीफाई कर दिया। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है वो ये मानती है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 मोटे रूप से अलग अलग है, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत अगर संविधान के मौलिक अधिकारों बेसिक स्ट्रक्चर पे हमला होता है और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मौलिक अधिकार आते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 13 की बात रही। आर्टिकल 13 बार बार दोहराया जाएगा, ये न्यायपालिका के पास में एक तरह की शक्ति है जो कि विधानमंडल, अगर मान लो पार्लियामेंट के पास में बहुत ज्यादा पावर आ जाए, बहुत ज्यादा मेजोरिटी आ जाए, तो भी हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उसका प्रावधान करता है। तो हमारे संविधान के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आर्टिकल 13 आता है। शुक्रिया।